हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद चाहत। तो अगर आप फ्री नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जल्दी से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने दिख रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा, किसान और नगर। तो इस चैप्टर का टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। तो स्टूडेंट्स, जहाँ भी उपमहाद्वीप शब्द का यूज़ होए आप समझ जाना वहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। तो जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाती है, हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही अच्छी विकसित सभ्यता थी, जब वो खत्म हो जाती है तो उसके 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में इंडिया में, उपमहाद्वीप में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ विकास होते हैं। तो कौन कौन से वो विकास थे? लाइक ऋग्वेद का लेखन हुआ। हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद वैदिक काल की शुरुआत होती है। उस टाइम पे वेद लिखे जाते हैं और उसी टाइम पे वे ऋग्वेद भी लिखा जाता है। वैदिक काल जो है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। देखो, एक तो होता है पूर्व वैदिक काल, ठीक है, और एक होता है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, इसको हम ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। ओके, इस टाइम पे ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो ये था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ओके, और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? तो ये था 1000 ईसा पूर्व से 600 या फिर 500 ईसा पूर्व तक था। तो ये वैदिक काल का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। इस काल में वेदों की रचना हुई थी उस दौरान। और साथ ही चरवाह बस्तियां जो थी उसके भी प्रमाण मिलते हैं। फिर कृषक बस्तियां अस्तित्व में आती हैं, लाइक दक्कन पठार, उत्तर भारत और ये कर्नाटक साइड पे हमें कृषक बस्तियां भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा चरवाहा बस्तियों के भी प्रमाण मिलते हैं दक्कन और ये दक्षिण भारत साइड पे। और शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आते हैं, जैसे जो महापाषाण के नाम से जिसे जाना जाता है। तो उसमें क्या होता था कि लाइक ये यहाँ डेड बॉडी को दफनाया गया है, उसके ऊपर ये ऐसे महापाषाण रख दिए जाते थे, पत्थर रख दिए जाते थे। ओके, तो ये वाला सिस्टम भी नया उस टाइम पे सामने निकल कर आता है। और इस काल में एक नई चीज़ क्या देखने को मिलती है कि उन डेड बॉडीज़ के साथ में लोहे के उपकरण भी दफनाए गए थे। लेकिन हड़प्पा काल में हम देखते हैं तो उन लोगों को, हड़प्पा वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तो इस टाइम पे लोगों को लोहे की भी जानकारी हो जाती है। ओके, तो ये कुछ चेंजेस हुए थे, ये कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे इस टाइम पीरियड में। अब ये जो चैप्टर है इसके मैं आपको सोर्सेज बता देती हूँ, स्रोत क्या क्या थे। तो ये जो भी अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सब इतिहासकारों को कैसे पता चला, तो उनको ये सब अभिलेखों से पता चला है, ग्रंथों से पता चला है, सिक्कों के उस टाइम पीरियड में जो सिक्के चले थे उन सब से पता चलता है, चित्रों के माध्यम से पता चलता है। तो अब चलते हैं हम चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रिंसेप एंड पियदसी। तो प्रिंसेप, हु वाज प्रिंसेप? प्रिंसेप कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप आपको पता लग गया कौन था। और इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और पियदसी कौन था? पियदसी राजा अशोक के लिए यूज़ है। ओके,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। तो हम देखते हैं कि जो जेम्स प्रिंसेप थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, ये 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लेते हैं, जिससे इंडियन हिस्ट्री को जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब 1830 का दशक एग्जैक्ट इन्होंने निकाला था 1838 में, ठीक है। दशक मतलब होता है 10 साल, ओके। सदी या शताब्दी मतलब होता है 100 साल, सहस्त्राब्दी मतलब होता है 1000 साल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आरंभिक अभिलेख तथा सिक्कों में इन्हीं लिपियों का प्रयोग हुआ था। तो उस टाइम के जो अभिलेख और सिक्के थे उनमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का यूज हुआ था। जेम्स प्रिंसेप ने पता लगा लिया कि अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों पर पियादसी लिखा हुआ है। अब जेम्स प्रिंसेप क्या नोटिस करते हैं कि जो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, उन पे ज़्यादातर सिक्कों पे, अभिलेखों पे क्या लिखा मिला उन्हें? पियादसी मिला। अब पियादसी का फिर उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता चलता है कि पियादसी का मतलब होता है मनोहर मुख आकृति वाला राजा। जिस राजा की एक अट्रैक्टिव मुख आकृति हो, फेस की शेप हो, यानी कि एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो सुंदर राजा, ओके। कुछ अभिलेखों पर राजा अशोक भी लिखा मिला उन्हें, कुछ अभिलेखों पे उन्हें, सिक्कों पे उन्हें पियादसी लिखा मिला, कुछ पे उन्हें राजा अशोक भी लिखा मिला, ओके। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर हम देखें तो अशोक को सबसे प्रसिद्ध शासक बताया गया है मौर्य काल का, ओके। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया, ओके। परिमाण स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। तो ये सारी जो रिसर्चेस थी, जो भी यूरोपीय विद्वान थे, उन्होंने हमारे अभिलेखों को पढ़ा, समझा, तो इस सब से इंडियन हिस्ट्री को रचने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। उन्होंने हमारी भाषाओं को, लिपियों को समझा, उन्हें डिसाइफर किया, तो इस सब से हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। सेकेंड यूनिट है प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक 3 नंबर का क्वेश्चन है और सीबीएसई को बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट ये आपके मिड टर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है, प्री बोर्ड में भी देखने को मिल सकता है, और बोर्ड में भी डेफिनेटली ये देखने को मिल सकता है आपको। तो आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकाली काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे। कौन कौन से परिवर्तन हुए थे उस टाइम पे? आरंभिक राज्य नगरों का विकास हुआ था, ओके। लोहे का बढ़ता प्रयोग हुआ था, लोहे की चीज़ें बनने लगी थी उस टाइम, लोहे के उपकरण बनने लगे थे, औजार बनने लग गए थे लोहे के। सिक्कों का विकास हुआ था। अब सिक्कों का विकास हुआ था तो उससे पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था। अब हमें ये चीज़ चाहिए और आपको, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ है, हम आपको ये दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास पेन है, ओके। अब मुझे ये पेन, मेरे को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इसके बदले में कुछ और आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ मेरे पास थोड़े चने आ जाएं, तो मैं अपना पेन दे दूँगी जिसको ये ज़रूरत होगी और उनसे वो चने ले लूँगी। तो ये था बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो फिर क्या हुआ, सिक्कों का विकास हो जाता है। सिक्कों के विकास से ये जो लेन देन का सिस्टम था इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था, जैसे कि जैन, बौद्ध, इन सब का विकास हुआ था उस टाइम पे। और 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। अब जनपद क्या होता है? जनपद मतलब जनपद में जन का मतलब होता है लोग और पद मतलब होता है उनका पैर, ओके। तो जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन मतलब लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। तो जनपद का यही मतलब है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे किसी जनजाति ने, कुछ लोगों ने अपना पैर रखा या और वो वहीं पर बस गए, तो उसको जनपद बोला जाएगा। तो इस टाइम पीरियड के दौरान 16 महाजनपदों का उदय होता है। अब कौन कौन से थे वो 16 महाजनपद? लाइक
वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, गंधार, अवंती, ये सबसे महत्वपूर्ण जनपद थे। इनके अलावा और भी थे, लेकिन इनको सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद माना जाता है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण यानी कि कई सदस्य वाले समूह और संघ, जिसे संगठन या सभा भी कहा जाता है, तो अधिकांश महाजनपदों पर उस टाइम पे राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। ठीक है, तो उस टाइम पे वो ओलिगार्की शासन भी था, यानी कि बहुत सारे लोगों का शासन भी हुआ करता था एक जगह पे। भगवान महावीर तथा बुद्ध जो थे, ये भी इन्हीं गण से संबंधित थे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अब ये महाजनपदों की विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो अधिकतर महाजनपद जो थे उनकी क्या था, उनकी एक राजधानी हुआ करती थी, और इन सभी राजधानियों की फॉर सिक्योरिटी पर्पस से किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी राजधानी का रखरखाव कैसे किया जाता था? सेना और नौकरशाहों के द्वारा किया जाता था। फिर क्या होता है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्म शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना कर देते हैं। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण जो थे उन्होंने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना कर दी। इनमें शासक सहित अन्यों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। अब ये जो इन्होंने धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, इन ग्रंथों की रचना की, तो इनमें क्या था, इनमें बेसिकली एक आचार संहिता थी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इसमें। तो इसमें ये अपेक्षा की जाती थी कि शासक जो है वो क्षत्रिय वर्ण से ही हो, और शासकों का नाम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना था। तो इसमें यही बताया गया था, इन्होंने क्या किया, 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया। आप भी कास्ट सिस्टम पढ़ते होगे, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर होते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य एंड देन शूद्राज आते हैं। ओके, तो इन्होंने यही किया था, इन्होंने 4 वर्ण में समाज को बांट दिया था, और इन्होंने कहा, और सबके काम भी बता दिए थे इन्होंने कि क्या क्या इनके काम होंगे। जैसे कि क्षत्रियों का क्या काम होता था, तो उनका यही काम होता था कि वो अपना जो उनकी जनता है उनकी वो रक्षा करे। ओके, और जो शासक हैं वो क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। तो इन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स बना दिए थे उस टाइम पीरियड पे। ये आप 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। इस काल में संपत्ति जुटाने का वैध तरीका पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना, धन इकट्ठा करना भी माना जाता। अब किसी भी जो राजा है उसको अपना एरिया बड़ा करना है, अपनी संपत्ति जुटानी है, तो वो कैसे करता था? इसका एक नॉर्मल सा तरीका क्या हो सकता था कि वो दूसरे जो उसका आसपास के जो राज्य हैं उन पर वो अटैक कर दे, और जो भी उनकी संपदा है उसको वो उस पर कब्जा कर ले। धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र भी खड़े कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें अक्सर कृषि वर्ग से नियुक्त किया जाता था। तो यही था कि वहाँ उस टाइम पे क्या था, जो कुछ राजा महाराजा थे उन्होंने अपनी सेनाएं, जो स्थायी सेनाएं होती हैं, नौकरशाही तंत्र को भी उन्होंने खड़ा कर लिया था। लेकिन कुछ राज्य जो थे उस टाइम पे भी, वो लोग तब भी अस्थायी सेना पर निर्भर थे। अस्थायी सेना मतलब जो कृषक वर्ग से नियुक्त की, यानी कि अभी आप किसान हो, आप खेती कर रहे हो, लेकिन जब हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी अपने किंगडम को बचाने के लिए, तो आपको हमारे साथ सेना के रूप में जाना पड़ेगा। तो वो होती है अस्थायी सेना, या फिर उसे सहायक सेना भी बोलते हैं। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। अब देखो, हमने पीछे क्या पढ़ा कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ओके, उसमें हमने कौन कौन से फेमस महाजनपद पढ़े थे? वज्जी था, मगध था, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती, ये सब इसमें फेमस महाजनपद थे। तो इनमें से अब देखो 16 महाजनपद थे टोटल, और उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा जनपद था? तो वो था मगध। मगध के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मगध 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। मगध के शक्तिशाली होने के अब बहुत सारे रीजंस होते थे। अब क्या क्या रीजंस होते थे, ये आपके एग्जाम में, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, और ये लगभग हर बार पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से एक जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन बताया वो, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो
क्या क्या रीजंस थे मगध के शक्तिशाली होने के। तो वहाँ पे क्या था, उनके पास उपजाऊ भूमि थी। अब उपजाऊ भूमि होगी तो खेती अच्छे से होगी, खेती अच्छे से होगी तो जो वहाँ की जनता होगी, जो किंगडम होएगा वो फलेगा फूलेगा। लोहे की खदानों की उपलब्धता थी वहाँ पे। अब जब वहाँ लोहे की खदानें उपलब्ध थी तो वहाँ पे फिर औजार बनाने में भी हेल्प होती थी। इसके अलावा वहाँ पे जंगलों में हाथी की उपलब्धता थी। अब जंगलों में हाथी की उपलब्धता थी तो कैसे हेल्प होती थी, क्योंकि वहाँ पे जो सेना थी उसमें हाथियों को ले जाया जाता था, और जिसकी भी सेना में हाथी होते थे ना, वो सेना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। तो मगध के जंगल जो थे वहाँ पे हाथी होते थे, और फिर हाथियों को वहाँ जंगल से पकड़ा जाता था और फिर उन्हें सेना में शामिल किया जाता था। इसके अलावा गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन की सुलभ व्यवस्था। अब देखो, जब भी हम व्यापार करते हैं तो सी रूट एक बहुत ही अच्छा रूट माना जाता है व्यापार के लिए। तो वहाँ पे गंगा थी, उसकी उपनदियाँ थी, तो वहाँ से आवागमन का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा सस्ता था और बहुत ज़्यादा इजी था। इस वजह से व्यापार अच्छे से होता था और मगध और ज़्यादा फलता फूलता चला गया। इसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक थे, उनके मंत्री थे। लाइक शासक में बताऊँ तो महापद्मनंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये लोग बहुत ज़्यादा वहाँ के पावरफुल और बहुत ज़्यादा अच्छे शासक थे, जिनकी वजह से मगध इतना फल फूल गया। प्रारंभ में राजगीर, जिसे राजगाह भी बोला जाता है, यानी कि राजा का घर। तो स्टार्टिंग में क्या था कि राजगृह मगध की राजधानी होती थी, लेकिन चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया जाता है। इसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थिति थी। तो स्टार्टिंग में क्या था, राजगीर मगध की राजधानी थी, लेकिन बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को, जिसे आज की डेट में पटना बोला जाता है, जो कि बिहार में है, ओके, तो उसको क्या कहते हैं, राजधानी बना दिया जाता है। और इसकी गंगा के जो गंगा थी वहाँ पे, उसके आवागमन में इसकी महत्वपूर्ण स्थिति हुआ करती थी। और जो भी मैं रेड से लिख रही हूँ, आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है एक आरंभिक साम्राज्य। अब बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। अब देखो, मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश का शासन हुआ करता था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने क्या किया, चाणक्य जो उनके गुरु थे, चाणक्य को आपने मतलब सीरियल वगैरह भी देखे होंगे तो उनमें देखा होगा आपने। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी बोला जाता है। तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व में की गई थी, और ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका साम्राज्य पश्चिमोत्तर से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। अब मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। उनके पौत्र यानी कि ग्रैंडसन अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जाता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। यानी कि जो ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक, उन्हें सबसे ज़्यादा फेमस शासक माना जाता है आरंभिक भारत का, और उन्होंने कलिंग, जिसको आज की डेट में उड़ीसा बोला जाता है, उस पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड भी हो गए थे, क्योंकि मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि इतना ज़्यादा ब्लड शेड हुआ एंड ऑल, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको पता कहाँ से चलता है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत हैं। देखो, एक तो साहित्यिक स्रोत हैं और एक है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से स्रोत आ जाते हैं, लाइक ब्राह्मणों के ग्रंथ, बौद्ध के साहित्य, जैन साहित्य, और अर्थशास्त्र जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने लिखा था, इंडिका जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था, पुराण, और
मुद्रा राक्षस, इन ये सारे क्या हैं, साहित्यिक स्रोत हैं। इन सब से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अब पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से स्रोत आ जाते हैं, इमारतें, भवन, यानी कि जो भौतिक साक्ष्य होते हैं ना, वो सब इसमें आ जाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, भवन, इमारतें, स्तूप, गुफाएं, मृदभांड, अभिलेख, मूर्तिकला, ये सारे किस में आ जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत में। अभी अभिलेख क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है, धातु हो गया, या फिर पत्थर हो गया, ऐसी जो ठोस सतह होती है, ठोस सरफेसेस होते हैं, ऐसे सरफेसेस पे जो खोद खोद के लिखा जाता है उनको अभिलेख बोला जाता है, जो कि इतिहास का पुनर्निर्माण करने में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्रोत हो जाता है। तो इनके बारे में हम लास्ट में भी पढ़ेंगे 8th यूनिट में, अभिलेख के बारे में, और इनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 8 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है। आगे चलते हैं अशोक के दम पे। तो हमने पढ़ा कि अशोक जो था वो आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस शासक था। तो अशोक ने क्या किया था, धम्म का प्रचार किया था। अब धम्म क्या होता है, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। अब बता रहे हैं कि धम्म क्या होता है, तो इसमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना शामिल है। और इससे ये जो धम्म का प्रचार है, धम्म का प्रचार करने के लिए राजा अशोक ने धम्म महामत की उपाधि को भी नियुक्त किया था, ताकि वो जगह जगह जाएं और धम्म का प्रचार करें। तो बेसिकली धम्म क्या है कि आपको उसमें नैतिक शिक्षा दी जा रही है, एक ह्यूमैनिटी के बारे में बताया जा रहा है आपको कि आपको दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। अगली यूनिट है साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। अब मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, यहाँ पे ये बताया जाने वाला है। तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, कौन कौन से, राजधानी पाटलिपुत्र थी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। अब प्रांतीय केंद्रों में आ जाते हैं तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी, और इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण मिले हैं। तक्षशिला और उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। अब तक्षशिला और उज्जैनी कहाँ कहाँ पे थे, तो ये लोग लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। स्वर्णगिरी, जिसका शाब्दिक अर्थ बोले तो है सोने का पहाड़, कर्नाटक, यहाँ पे सोने की खदानें थी जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी, क्योंकि फिर उससे सोने की चीज़ें बनाई जाती थी एंड देन व्यापार होता था उन सबसे। साम्राज्य के उचित संचालन के लिए ज़मीन और नदी दोनों से ही आना जाना बना रहता था और दोनों ही रूट से व्यापार हुआ करता था। राजधानी प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता था। ऐसे में यात्रियों के विश्राम तथा खान पान की व्यवस्था भी की गई थी। अब देखो, व्यापार होएगा जब भी तो किंगडम फ्लरिश करेगा ना, तो लेकिन राजधानी तक जाने में उस टाइम पे ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। तो ऐसे में व्यापारी लोग थक जाएंगे, तो उनके लिए विश्राम गृहों की व्यवस्था भी और खान पान की व्यवस्था भी की जाती थी। ऐसे में सेना सुरक्षा का प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। अब मेगास्थनीज क्या करते हैं, ये क्या थे, बेसिकली मंत्री थे चंद्रगुप्त के दरबार में। तो ये सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों के बारे में बताते हैं। तो कौन कौन सी थी वो 6 उपसमितियाँ। पहली उपसमिति का क्या काम होता था, नौसेना का संचालन करना होता था। दूसरी का यातायात और खान पान का संचालन करना। तीसरी का काम होता था पैदल सैनिकों का संचालन करना। चौथी उपसमिति का काम था अश्वरोहियों का संचालन करना, यानी कि घुड़सवारों का संचालन करना। 5वीं उपसमिति का काम था रथरोहियों का संचालन करना और 6ठी उपसमिति का काम था हाथियों का संचालन करना। जो दूसरी उपसमिति था उसका और भी काम था, जैसे कि
उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के भोजन और जानवरों के चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों के देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। तो ये सारा काम भी दूसरी उपसमिति का होता था। अब हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, तो मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। ओके, मौर्य साम्राज्य की मूर्ति कला जो थी वो बहुत ज़्यादा अडोरेबल थी। इतिहासकारों ने जब अशोक के अभिलेखों को पढ़ा तो उन्होंने पाया कि अशोक के अभिलेखों पर लिखे संदेश बाकी शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। कैसे? इसमें उन्हें ये लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद में उन राजाओं की अपेक्षा विनीत थे, यानी कि सॉफ्ट थे थोड़े से, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। तो जब भारत यूरोपियंस का गुलाम था, तो उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रवादी थे उस टाइम पे, जो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, जिन्होंने लीडरशिप की थी उस टाइम पे, उन सब ने भी अशोक को काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत माना था। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, तो यह साम्राज्य जो था वो मात्र 150 वर्षों तक ही चल पाया था, और मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैला था। ओके, मौर्य साम्राज्य जो था वो उपमहाद्वीप इंडिया के सभी रीजन्स में नहीं फैल पाया। साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े भी स्थापित होने लगे थे। तो आपने देखा होगा कि मौर्य काल जो था वो मतलब वैसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, मात्र 150 वर्षों तक ही ये चल पाया था। नेक्स्ट टॉपिक इज राजधर्म के नवीन सिद्धांत। अब अभी तक हमने किया था नॉर्थ इंडिया के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब हम थोड़ा साउथ की तरफ जाते हैं। भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ। ओके, अब भारत का जो दक्षिण वाला रीजन था वहाँ पे सरदारियों का उदय होता है। दक्षिण वाला आप समझ गए होंगे, मैं साउथ की बात कर रही हूँ। ओके, तो ये है इंडिया का साउथ। इस वाले रीजन में कुछ सरदारियों का उदय होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल को मिला के क्या बोला जाता था उस टाइम पे? तमिलकम बोला जाता था। तो तमिलकम क्षेत्र जो था वहाँ पर चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारियाँ अस्तित्व में आई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा समृद्ध सरदारियाँ थी। अब सरदार कौन होता है? सरदार होता है एक शक्तिशाली व्यक्ति, और इसका पद जो होता है वो वंशानुगत होता है। लाइक जैसे कोई सरदार है, फिर उसके बाद उसका बेटा सरदार बनेगा, फिर उसका बेटा सरदार बनेगा, तो ऐसे ये वंशानुगत होता था सरदार का पद। अब सरदार के कार्य क्या क्या होते थे? सरदार का कार्य होता था अनुष्ठान का संचालन करना होता था, युद्ध के समय नेतृत्व करना, लड़ाई झगड़ों में मध्यस्थता करवाना, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो वहाँ पे लड़ाई को सुलझवाना। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था। अब सरदार जो था वो अपने अंडर जो लोग होते थे उनसे भेंट लिया करता था, लेकिन जो राजा था वो कर वसूला करता था। सरदार अपने समर्थकों में उन भेंट को बांट देता था। सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं हुआ करते थे। तो सरदार के काम बताए गए यहाँ पे, सरदार का क्या क्या काम होता था। ये आपको थोड़ा बॉक्स में लिखा हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा तो मैं ले आई। अब आगे चलते हैं। अब इनके स्रोत क्या क्या है, हमें कैसे पता चला वहाँ पे कि दक्षिण में सरदारियों का उदय हुआ था? तो कुछ स्रोत मिलते हैं हमको। इन राज्यों के बारे में जानकारी हमें प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ से मिलती है। ओके, इन ग्रंथों में सरदारों का विवरण मिलता है। कई सरदार राजा लंबी दूरी के व्यापार से भी राजस्व इकट्ठा करते थे। इनमें सातवाहन शासक आ जाते हैं और शक शासक आ जाते हैं। सातवाहन शासक जो थे वो पश्चिमोत्तर और पश्चिम में उन्होंने शासन किया था। ओके, शक शासक जो थे वो एशियाई मूल से आए थे। तो लंबी दूरी से राजस्व जुटाने वाले कौन कौन से शासक आ जाते हैं? सातवाहन और शक शासक।
अगला टॉपिक है दैविक राजा। तो राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम था देवताओं से जुड़ना। कुषाण शासक। अब कुषाण शासक कौन थे? जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम और पश्चिमोत्तर भारत तक शासन किया था। ओके, इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब जो राजा थे वो क्या करते थे, खुद को देवताओं से जोड़ते थे ताकि जो उनकी जनता है वो उनको देवताओं के समान माने, उनकी उतनी इज्जत करे, उनको देवताओं की तरह बिल्कुल पूजे, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो पोजीशन है वो और ऊंची हो जाए। जैसे वो बिल्कुल भगवान को पूछ रहे हैं तो बिल्कुल मतलब भगवान वाला पोजीशन उनको मिले। तो कुछ राजा ऐसे भी करते थे, लाइक कुषाण शासक जो थे, कुषाण राजा, वो ऐसे किया करते थे। अब वो इसका एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट में एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। तो उन्होंने क्या किया, मंदिरों में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाई। संभवतः वे स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। अब भगवान के साथ अपनी मूर्तियां लगवाना, इसका मतलब बेसिकली यही है कि आप अपने आप को देवता के समान दिखाना चाहते हो। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो लाइक चाइना में क्या करते थे, जो भी शासक वगैरह थे तो वो खुद को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो ऐसा माना जाता है कि शायद कुषाण शासक भी उनसे ही इंस्पायर्ड रहे होंगे, इसलिए उन्होंने अपने आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। ओके, कुषाण सिक्कों के अग्रभाग पर शासक और पृष्ठ भाग पर देवता बने। अब कुषाण सिक्के जब आप देखोगे, जैसे इसमें दिखाया गया है, तो इसमें जो आगे वाला हिस्सा है उस पर तो शासक बना है और जो पीछे वाला हिस्सा है उस पर देवता बना है। ओके, तो यहाँ ये सिक्का जो है इस पे आगे वाली साइड पे इस पे राजा कनिष्क बनाए गए हैं। कनिष्क राजा जो थे वो कुषाण वंश के अंतिम राजा थे, यानी लास्ट शासक थे। और पीछे इसके देवता दिखाए गए हैं। ये एक मूर्ति भी है जो हमें कुषाण राजाओं की एक मूर्ति है। इसमें हमें सर नहीं मिला है राजा का, बट मूर्ति मिली है। बलुआ पत्थर की ये मूर्ति है एक, ये आपकी बुक में थी तो मैं ले आई। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें कैसे पता चलता है? कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, सिक्कों से हमें पता चलता है उनके बारे में, अभिलेखों से पता चलता है, प्रशस्तियाँ यानी कि तारीफ़ों, जो तारीफ़ें लिखी जाती थी उनको प्रशस्तियाँ बोला जाता था। तो प्रशस्तियों से भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। प्रशस्तियाँ लाइक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, एक आपका स्रोत भी दे रखा है बुक में, उसमें समुद्रगुप्त एक शासक थे गुप्त साम्राज्य के, तो उनकी प्रशस्ति दे रखी है, तो उससे भी हमें पता चलता है। ये जो प्रशस्ति है ये संस्कृत लैंग्वेज में दे रखी थी और इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर समुद्रगुप्त के बारे में बोला गया था कि उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दयालु भी हैं। तो ये सब उनके बारे में लिखा गया था उस प्रशस्ति में। तो ये जो प्रशस्ति थी वो संस्कृत लैंग्वेज में थी और इसके रचनाकार कौन थे? समुद्रगुप्त के ही राजकवि हरिसेन। और इसका दूसरा नाम है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। ये सब कुछ 1 मार्कर में पूछा जाता है, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। तो गुप्त साम्राज्य का आरंभ लगभग 320 ईस्वी में माना जाता है। ये आपका मैंने टाइमलाइन से उठाया है, पीछे टाइमलाइन होती है ना आपकी, तो मैंने वहीं से उठाया है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्त्रियां सत्ता का उपभोग करती थी। यानी कि गुप्त साम्राज्य की स्त्रियां जो थी वो सत्ता का उपभोग करती थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे बैठती थी, शासक वाली पोजीशन पे। और वो क्या करती थी, जैसे कि प्रभावती गुप्त, ये चंद्रगुप्त एक राजा थे वहाँ के, चंद्रगुप्त सेकंड, तो उनकी पुत्री थी ये वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त सेकंड है। तो इनकी जो बेटी थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जमीन को भी दान में दे दिया था, जो उस टाइम पे राइट्स नहीं हुआ करते थे स्त्रियों के पास। गुप्त काल में भव्य सोने के सिक्कों को भी चलाया गया था।
नेक्स्ट टॉपिक है बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि जो जनता थी वो अपने राजा के बारे में क्या सोचती थी। जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसे में इतिहासकारों ने जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में दी गई कहानियों की समीक्षा करके पता लगाने का प्रयास किया है कि जो जनता थी वो बेसिकली राजा के बारे में क्या सोचती थी। जातक कथाएं पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई थी। एग्जाम्पल है इसका गंध तिंदु जातक। इसमें बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा उससे किस प्रकार दुखी रहती थी, इतनी दुखी रहती थी कि मतलब भाई दिन में क्या होता था कि राजा के अधिकारी उनसे कर वसूलने आते थे और रात में क्या होता था कि लुटेरे उनको लूट के ले जाते थे। तो ये बताया जाए कि जो शासक था उसके शासन में जनता किस प्रकार दुखी रहती थी। और सिर्फ जनता ही नहीं, मतलब बूढ़े, महिला, पुरुष जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते थे। किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते थे। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में पता लगाने गया तो उसे पता चलता है कि जनता में उसकी छवि क्या थी, यानी कि लोग उससे कितने ज़्यादा दुखी थे उसे ये पता चलता है। तो ये इस गंध तिंदु जातक में बताया गया है। अगला टॉपिक है उपज बढ़ाने के तरीके। तो देखो, जो हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी वो क्या था, वो एक शहरी सभ्यता थी। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक ग्रामीण सभ्यता है। ओके, तो उस टाइम पे उपज कैसे बढ़ाई जाती थी? उपज बढ़ाने के लिए कुएं, तालाब और नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता था। अब बारिश तो उतनी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब बारिश का वेट थोड़ी करता रहेगा किसान की बारिश आएगी मेरी फसल उपजेगी। तो ऐसे में सिंचाई के लिए कुएं, तालाबों और नहरों का यूज़ किया गया और लोहे के फाल वाले हल का उपयोग किया गया। उससे क्या हुआ कि जो मिट्टी थी उसको खोदने में हेल्प हुई। ओके, उस टाइम पे इन्होंने लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया था, जबकि जो पंजाब एंड राजस्थान है वहाँ पे इसका प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ था। ठीक है, और हम ईसा पूर्व टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 600 ईसा पूर्व से हम 600 ईस्वी की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे इन्होंने लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया था। लेकिन जैसे पंजाब एंड राजस्थान है तो ये जो ये जगहें हैं इन पर 20वीं सदी में इतनी लेट स्टार्ट हुआ था इसका उपयोग। और पर्वत क्षेत्रों में अब हल थोड़ी चल सकता है, तो पर्वत क्षेत्रों में भी खेती करनी थी, तो वहाँ पे खेती कैसे करते? तो उसके लिए लाइक पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र जो थे वहाँ पे फिर कुदाल का प्रयोग किया गया था। और उपज बढ़ाने के लिए धान की रोपाई भी की गई थी, गंगा घाटी में धान की रोपाई की गई थी। आगे चलते हैं। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। तो हम आज भी देखते हैं कि एक समाज है उसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। कृषि की नई तकनीकों को अपनाने के बाद उपज ज़रूर बढ़ी, लेकिन इसका लाभ सबको नहीं मिला। खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता चला गया। ओके, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, लेकिन कुछ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान तथा श्रमिक जमींदार का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। तो गृहपति कौन होता था? एक टाइप से मुखिया हुआ करता था। तो उसका शब्द जो था वो छोटे किसानों और जमींदारों के लिए यूज़ किया जाता था। तो बड़े बड़े जमींदार और गांव के प्रधान जो होते थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पर हुआ करते थे उस समय भी, और किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। और ये जो गांव के प्रधान का पद था ये वंशानुगत होता था। तो अभी हमने गृहपति के बारे में ऊपर पढ़ा। तो गृहपति कौन होता है? गृहपति होता है घर का मुखिया और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, दासों पर अपना नियंत्रण रखता है। घर से जुड़ी भूमि, जानवर और अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। तो गृहपति आपको समझ आ गया होगा कि गृहपति क्या होता था। बेसिकली वो घर का मुखिया होता था और सब पे अपना नियंत्रण रखता था। और कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले जो अमीर व्यक्ति थे, व्यापारी थे, उनके लिए भी हो जाता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों
का उल्लेख मिलता है। वेलालर यानी कि जो कृषि से जुड़े होते हैं, या फिर बड़े ज़मींदार, हलवाहा या उल्वर, दास या अणिमई, इन सब का भी आरंभिक तमिल संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है। भूमिदान और नए सम्रांत ग्रामीण। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिले हैं। कई अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखवाए गए थे। अधिकतर भूमिदान का उल्लेख ताम्र पत्रों पर, तांबे के बने जो पत्र थे उन पर मिलता है, उन पे उत्कीर्ण किए गए थे वो। आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में थे, लेकिन 7वीं सदी के बाद के अभिलेख जो थे वो संस्कृत, तमिल और तेलुगु जैसी लोकल लैंग्वेजेस में भी देखने को मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं। उन्होंने भूमिदान किया था तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रभावती गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ओके, ये अभी 2025 के बोर्ड में पूछा गया था एमसीक्यू में कि जो प्रभावती गुप्त थी वो कौन थी, तो वो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। ओके, इनका विवाह जो था वो दक्कन के वाकाटक परिवार में हुआ था, और संस्कृत के धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमि का अधिकार नहीं होता था। लेकिन अभिलेख से जानकारी मिलती है कि प्रभावती भूमि की मालकिन थी और उसने भूमिदान भी किया था। शायद, अब देखो, वो स्त्री थी और उन्होंने भूमिदान किया था, तो इसका कुछ रीज़न हो सकता है वो रानी थी इसलिए उन्होंने भूमिदान किया हो, और धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर हो सकता है समान रूप से लागू ना किया गया हो, इस वजह से भी हो सकता है कि एक स्त्री ने भूमिदान किया हो। ओके, तो भूमिदान के अभिलेख देश के कई हिस्सों से मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि दान में दी गई थी। कुछ स्थानों पर बहुत छोटी भूमि दान में दी गई थी, तो कुछ स्थानों पर बहुत बड़ी बड़ी भूमियां दान में दी गई थी। दान प्राप्त करने वाले अधिकारों, अब जो दान जिनको मिलता था उनके अधिकारों में भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि ब्राह्मण को अगर कोई भूमि दान में मिल रही है तो उसको अग्रहार बोलेंगे। ओके, तो ब्राह्मणों को दान में दिया गया भूभाग जो होता है वो अग्रभाग होता है, तो उस पर ना काफ़ी ज़्यादा उनको पावर्स मिल जाती हैं, ब्राह्मणों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं उस भूमि से जुड़े। जैसे कि वहाँ उस अग्रहार भूमि से कोई टैक्स नहीं लेगा, बल्कि ब्राह्मण जो है वो दूसरों से टैक्स लेंगे उस भूमि के लिए। तो कुछ स्पेशल अधिकार भी मिलते थे। वो जो दान जिसको मिलता था, जिसको वो दान मिल रहा है, जैसे ब्राह्मण को दान मिल रहा है तो फिर उससे रिलेटेड उनको कुछ अधिकार भी मिला करते थे। अब सवाल ये आता है कि भूमिदान क्यों किया जाता था। तो भूमिदान करने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इतिहासकार बोलते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमिदान अधिकतर ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे। भूमिदान जो होते थे वो या तो ब्राह्मणों को दिए जाते थे या किसी धार्मिक संस्था में दिए जाते थे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है वही अग्रहार, यानी कि ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि शासक भूमिदान के द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करना चाहते थे। अगर राजा चाह रहा है कि अगर उस जगह पे खेती हो जाए तो वो किसी को वो दान में दे देगा ताकि वहाँ पे खेती हो और वो एरिया अच्छे से फ्लरिश करे। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भूमिदान एक संकेत था राजनीतिक प्रभुत्व के दुर्बल होने का, यानी कि जो राजा है वो कमज़ोर हो रहा है, उसकी छवि जो है वो बिगड़ी जा रही है प्रजा में। तो ऐसा राजा जो था वो अपना समर्थन जुटाने के लिए, लोगों से अपना सपोर्ट हासिल करने के लिए भी उनके साथ अच्छा कर देता था। अच्छा क्या कर देता था, मतलब कि उनको भूमिदान में दे देता था। तो ऐसे करके लोगों का सपोर्ट उस राजा को मिल जाता होगा। नेक्स्ट यूनिट है 6th यूनिट आपकी, नगर एवं व्यापार। तो नगरों और व्यापार के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो नए नगर, अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। ज़्यादातर नगर जो थे वो संचार मार्ग के किनारे बसे थे। जैसे कि पाटलिपुत्र, ये क्या था, ये नदी के किनारे बसा था। उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे बसा था। पुहार, इसको आप तमिलनाडु साइड पे देखोगे, ये समुद्र तट के किनारे बसा था। मथुरा जो था ये व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र थे। ओके, अब चलते हैं नगरीय जनसंख्या पे। नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार।
तो अब हम बेसिकली यही देखेंगे कि नगरों में कौन कौन रहता था, कहाँ रहता था। तो यहाँ पे हम यही वही देखने वाले हैं। नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। शासक जो थे वो कहाँ रहते थे, वो किलेबंद नगरों में रहते थे। ऐसे क्षेत्र पर खुदाई करना संभव नहीं है, परंतु फिर भी यहाँ से कई पूर्व अवशेष प्राप्त हुए। अब जैसे आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता पे फिर भी खुदाई करना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन इन जगहों पे लोग रहते हैं तो यहाँ पे खुदाई करना इतना इजी नहीं हो पाता। स्टिल यहाँ से कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जैसे कि कृष्ण मार्जित पात्र। तो ये क्या था, ये उत्कृष्ट यानी कि हाई क्वालिटी का एक मिट्टी के कटोरे और थालियाँ थी जिन पर चमकदार कलई चढ़ी हुई थी। ठीक है, इन्हीं को कृष्ण मार्जित पात्र बोला जाता था। साथ ही सोने चांदी, कांसे, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे अलग अलग पदार्थों के गहने, उपकरण, बर्तन, हथियार, ये सब क्या है, ये मिले हैं वहाँ से। दूसरी शताब्दी आते आते कई नगरों से दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में दान देने वाले का नाम तथा उसका व्यवसाय भी लिखा होता था। इन नगरों में रहने वाले धोबी, अब ये बेसिकली इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे कौन कौन रहता था। तो इन नगरों में कौन कौन रहते थे, धोबी, बुनकर, बढ़ई, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, अधिकारी, धर्मगुरु, व्यापारी और राजाओं के विवरण लिखे होते थे। तो यहाँ पे ये सब लोग भी रहते थे, तभी तो ये अपना कुछ ना कुछ लिखते थे उसमें। इनमें श्रेणी का भी उल्लेख मिलता है। श्रेणी, अब श्रेणी क्या होता है, तो श्रेणी होता है उत्पादकों और व्यापारियों का संघ, उसको श्रेणी बोला जाता है। ये लोग क्या करते थे, कच्चे माल को खरीदकर उनसे सामान बनाकर बाजार में बेचा करते थे। अगला टॉपिक है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। तो भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही उपमहाद्वीप के बाहर से होता था। हमें हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे प्रमाण मिले हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि व्यापार तो बहुत पुराने टाइम से होता जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीनतम सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता ईरान, इराक, ओमान वगैरह से, मिस्र से ये लोग व्यापार किया करते थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में जल मार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ गया था। तो उस टाइम पे क्या क्या व्यापार कैसे होता था, जल मार्ग से होता था और भूमार्ग से हुआ करता था। भूमार्ग के जरिए मध्य एशिया तथा उससे आगे भी व्यापार होता था। समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक और फिर बंगाल की खाड़ी से चीन तक दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ व्यापार हुआ करता था। शासक इन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करके व्यापारियों से सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। ये बेसिकली उनका टैक्स हो जाता था। इन मार्गों पर जाने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी थे, बैलगाड़ी और घोड़े पर जाने वाले व्यापारी भी शामिल थे। समुद्र मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो कि ऑब्वियसली खतरनाक तो था, बट फिर उनको बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा मतलब व्यापार होता था, अच्छा उनको पैसा वैसा आता था उनके पास। कुछ प्रसिद्ध सफल व्यापारी बहुत धनी होते थे। यह व्यापारी नमक, कपड़ा, अनाज, धातु से बनी चीज़ें, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, इन सब चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते थे। बेसिकली इनका व्यापार किया करते थे वो। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियाँ, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों तक पहुँचाया जाता था। अगला टॉपिक है सिक्के और राजा। तो इस टॉपिक से भी 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था और सिक्कों के प्रयोग से विनिमय काफ़ी हद तक आसान हो गया था। अब 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के टाइम पे क्या होता है कि कुछ राजा ऐसे आते हैं जो सिक्कों को जारी करते हैं, और सिक्कों को जब वो जारी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है व्यापार में। क्यों? क्योंकि लेन देन का जो सिस्टम था वो ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिक्के थे और वो किस किस ने जारी किए थे। तो चांदी और तांबे के सिक्के थे, जो सिक्के थे वो सबसे पहले ढाले गए थे और मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही ढाले गए थे, और इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। ओके, ऐसे बहुत से सिक्के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। और मुद्रा शास्त्री जो थे, मुद्रा शास्त्री कौन होते हैं? जो मुद्रा का अध्ययन करे, यानी कि जो सिक्कों का अध्ययन करे उसको मुद्रा शास्त्री बोलते हैं। तो मुद्रा शास्त्री ने इन सिक्कों का अध्ययन किया और अध्ययन करके वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों का पता लगाया कि कहाँ कहाँ पे कहाँ से क्या व्यापार हुआ करता था।
आहत सिक्के पर बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया गया था, लेकिन ऐसा भी संभव है कि धनी लोग, व्यापारी, नागरिकों ने भी इन प्रकार के सिक्कों को जारी किया हो। तो यहाँ पे ये बेसिकली यही बताया जाए कि सिक्कों को जारी कौन कौन करता। तो राजा सिक्के को जारी करते होंगे, धनी लोग जो अमीर अमीर लोग हुआ करते होंगे वो भी सिक्कों को निकाला करते होंगे, व्यापारी लोग, नागरिक लोग ये भी सिक्कों को बनवाते होंगे। शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों को हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। अभी हमने पीछे देखा था कि जो कुषाण शासक थे उन्होंने क्या किया था, सिक्कों पे एक साइड अपनी उन्होंने छवि लगवाई थी और दूसरी साइड उन्होंने देवता की। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले कुषाण शासकों ने अपनी प्रतिमा के साथ सिक्के जारी किए हों। तो सबसे पहले जो शासक थे जिन्होंने अपनी प्रतिमा के साथ, अपनी छवि के साथ सिक्के जारी किए थे, तो वो हिंद यूनानी शासक थे। ओके, भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले हैं। सोने के सिक्के जो थे वो सबसे पहली बार पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों ने जारी किए थे। उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। ओके, सोने के सिक्कों का प्रयोग संभवतः बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार में किया जाता होगा। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सोना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था उस टाइम पे भी, तो हो सकता है बहुमूल्य चीज़ों के व्यापार के लिए भी सोने के सिक्कों का यूज़ किया जाता होगा। और सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किसने किए थे? कुषाण शासकों ने पहली शताब्दी ईस्वी में। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों से यौधेय शासकों द्वारा तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे। तो तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? वो यौधेय शासकों ने किए थे। और ये लोग कहाँ के शासक थे? पंजाब और हरियाणा जैसी जगह के शासक हुआ करते थे ये। गुप्त काल में कुछ शासकों द्वारा भव्य सोने के सिक्के जारी किए थे, यानी कि उन सिक्कों में बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का सोना था। अब क्या होता है, छठी शताब्दी ईस्वी में सिक्के मिलना बंद हो जाते हैं। तो इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है कि जो सिक्के, सोने के सिक्के थे वो मिलना बंद हो गए। तो रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, व्यापार में कमी आ गई, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई होगी, इस वजह से शायद सोने के सिक्के मिलना बंद हो गए। इस काल में नए नगरों और व्यापार के नए तंत्रों का भी उदय हुआ था। सिक्के प्रचलन में तो थे, लेकिन उनका किसी ने हो सकता है उस टाइम पे संग्रह करके उन्हें इकट्ठा करके ना रखा हो, इसलिए अभी हमें सोने के सिक्के शायद नहीं मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है एक गुप्त सिक्का है, और ये वाला आप देखोगे तो ये एक यौधेय सिक्का है। इसके अलावा अगर आप ये देखोगे तो ये आहत सिक्के है, जो चांदी और तांबे के सिक्के थे ना सबसे पहले जारी किए गए थे, ये वो आहत सिक्का है, जिसमें मतलब आहत मतलब जिसपे वार करके उसे मार पीट के बनाया गया हो, वो वाला सिक्का है ये। ठीक है, ये कभी कभी स्कूल वाले यूनिट टेस्ट में छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको किसी की प्रतिमा, किसी की इमेज दिख रही होगी। तो ये हिंद यूनानी शासक मेनांडर था। ये सिक्का उन्होंने जारी किए थे सबसे पहले। हिंद यूनानी शासकों ने ये अपने इमेज के साथ सिक्के जारी किए थे। तो ये जो हैं यहाँ पे जो बने हुए हैं ये मेनांडर हैं, जो कि एक हिंद यूनानी शासक थे। अगला है आपका सेकेंड लास्ट यूनिट, मूल बातें। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था। तो अभिलेख मैंने आपको पीछे बताया था अभिलेख क्या होते हैं। तो अभिलेखों का अध्ययन कैसे करते थे इतिहासकार, तो वो लोग लिपियां देखते थे कि इसमें कौन सी लिपि यूज़ की गई है, उसे दूसरे लिपियों से कंपेयर किया करते थे कि इसमें ये लिखा होगा। तो वो ऐसे कंपेयरिंग कर करके अभिलेखों का अर्थ निकाला करते थे। तो अब हम इसमें देखेंगे ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। अशोक के अभिलेखों में भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगर आप अशोक के अभिलेखों को देखोगे तो उसमें भी ब्राह्मी लिपि का यूज़ किया गया था। ओके, आप ये देख सकते हो, ये अशोक के अभिलेख हैं। 18वीं सदी में यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता ली। आज के समय की जो बंगाली है, देवनागरी लिपि है, इनके कई पांडुलिपियों का अध्ययन किया उन्होंने। उनके जो अक्षर थे, उन अक्षरों की उन्होंने प्राचीन अक्षरों के जो नमूने थे उनसे तुलना की, वही लिपियां देखी उन्होंने। बंगाली देवनागरी लिपि का अध्ययन किया उन्होंने। फिर उन्हें जो पहले की पांडुलिपियां थी
मैच किया, उन्होंने कंपैरिजन किया। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि ये तो प्राकृत में लिखे थे। फिर कई दशकों की मेहनत के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के काल की ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख का अर्थ निकाल लिया। और अर्थ कब निकाला था, वेरी इंपॉर्टेंट, 1838 में निकाला था। अब आप ये देखोगे, अशोक के समय की ब्राह्मी व उसके समानार्थी देवनागरी अक्षर। तो ये इतिहासकार जो थे वो ऐसे कंपैरिजन किया करते थे कि आज की डेट में का ऐसे लिखा जाता है, तो उस टाइम पे जो का था वो ऐसे लिखा जाता। तो ये ऐसे ना कंपैरिजन करते थे लिपियों का। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, तो इसकी कहानी थोड़ी अलग है। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में खरोष्टी लिपि प्रयोग की गई थी। तो ये खरोष्टी लिपि कहाँ यूज़ की गई थी, तो ये पश्चिमोत्तर में यूज़ की गई थी। ओके, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी शासकों द्वारा बनवाए गए सिक्कों पर नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए थे। प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की पहचान प्राकृत के रूप में की, जिससे उसे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पाया कि अशोक की उपाधि जो है देवानंद प्रिय, यानी कि देवताओं का प्रिय, और पियादसी देखने में सुंदर की विशेष शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। कॉमन चीज़ उन्होंने नोटिस की, जो कि एक ही शासक अशोक के बारे में बताती है। अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि उनमें जो लिखा है वह सत्य है या फिर झूठ लिखा है, या फिर बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं लिख दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है इतिहासकारों को कि जो अभिलेखों में लिखा है ज़रूरी नहीं कि भाई वो सच्ची हो, क्योंकि जो उन्हें लिखवा रहा है वो अपने नज़रिए से लिखवा रहा होता है। अब मैं अपने बारे में लिखवाऊंगी तो मैं तो अपने बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा ही लिखवाऊंगी ना। दूसरा कोई मेरे बारे में लिखवाएगा तो हो सकता है वो कुछ बुरी बातें, मेरी कुछ कमियां लिखें, उसमें कुछ मेरी अच्छाइयाँ लिखे, या सब कुछ बुरा बुरा लिखे। ओके, तो जो अभिलेखों को लिख रहा होता है वो अपने नज़रिए से लिख रहा होता है। आगे चलते हैं। 8th यूनिट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभिलेख क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। अभिलेख क्या होते हैं, कोई भी मिट्टी के बर्तन पे या धातु पे या फिर पत्थर की, ये जो ठोस सतह होती है, सॉलिड सरफेसेस होते हैं, इन पे जो गाड़ गाड़ के लिखा जाता है उसको हम अभिलेख बोलते हैं। ओके, और ये जो होते हैं ये एक ऐतिहासिक साक्ष्य बन जाते हैं हमारे लिए। ओके, एक स्रोत बन जाते हैं इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए। तो अभी तक आपने जब चैप्टर को पढ़ा तो आपको समझ आ गया होगा कि अभिलेख हमारे लिए कैसे कैसे यूज़फुल हैं। जैसे हमें पता चला कि इनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है, तो हमें फिर पता चलता है कि अच्छा, धार्मिक संस्थाओं को दान भी दिया जाता था, और ये एक तरीके से स्थायी प्रमाण होते हैं। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में, यानी कि जनसामान्य की भाषा में लिखे जाते हैं। तो जब कोई भी अभिलेख लिखा जा रहा है तो हमें पता, उसके साथ उसकी डेट भी लिखी जाती थी, तो हमें पता चलता है कि उस टाइम पे ये भाषा प्रयोग में लाई जाती होगी या ये जनसामान्य की भाषा थी। तो हमें ये सारी बातें अभिलेखों से पता चलती हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप तथा विचार लिखे जाते थे जो कि उनको बनवाया करते थे। उस टाइम पे बेसिकली अमीर अमीर लोग, जो राजा वगैरह हुआ करते थे, वही लोग अभिलेखों को लिखवाया करते थे। तो हमें जो उनकी अचीवमेंट्स वगैरह थी वो पता चलती थी कि क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, वो सब हमको पता चलता था। और जब भी अभिलेख लिखा जाता था तो उस पर डेट भी खुद ही होती थी, तो हमें उस टाइम ये बात कौन से टाइम पीरियड की है, उस टाइम पे कौन सी भाषा चलती थी, ये भी हमें पता चलता था। और अगर डेट नहीं भी पता चलती थी तो फिर जो भाषा, जो उस पर लिपि जो लिखी गई है, उससे थोड़ा मैच वगैरह करके अंदाज़ा लगाया जाता था कि ये उस टाइम पीरियड का अभिलेख होगा। ठीक है, अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिलेख साक्ष्य की सीमा पर। तो अभिलेख हमारे लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्रोत हो जाते हैं। स्टिल इनकी कुछ आप बोल सकते हो ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं, और यही आपके एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं। तो इनकी एक तकनीकी सीमा है
एक ये इनकी कमी है कि इन पे जो कभी कभी अक्षर होते हैं वो काफ़ी हल्के ढंग से उत्कीर्ण होते हैं, काफ़ी हल्के ढंग से लिखा होता है उसमें। और अभिलेखों जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, आंधी तूफान आ गए तो टूट फूट जाते हैं, या फिर उनके कोई अक्षर लुप्त हो जाते हैं। अरे बस आप ना ये समझो कि अभिलेख एक टाइप से वो है कि आपने अपने किसी दोस्त के नोट्स लिए हैं, ठीक है, कि मैं तेरे में से टिप टिप के लिखूंगा और आपको उसकी राइटिंग समझ नहीं आ रही है। आप इसे बेसिकली ये समझो। तो यही समस्या जो थी वो इतिहासकारों को भी आती है कि उस टाइम की जो भाषा थी वो समझ नहीं आ रही है उन्हें, जो उन्होंने उस टाइम पे लिखा है वो उनको समझ नहीं आ पा रहा है, या वो मिट गया है, हल्का हो गया है, या फिर जो अभिलेख है वो टूट फूट गया है, तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे शब्दों के वास्तविक अर्थ की पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है। लैंग्वेज पूरी ढंग से, जो लिपि है वो लिपि मतलब होता है स्टाइल ऑफ राइटिंग, वो ढंग से डिसाइफर नहीं हो पाया है, ठीक है, तो ढंग से पूरी जानकारी नहीं मिल पाती ऐसे। और अभिलेखों में उन्हीं लोगों के बारे में लिखा जाता था जो कि उनको बनवाया करते थे, यानी अमीर लोग, राजा वगैरह लोग। लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, किसान की स्थिति क्या है, क्या कर रहा है, शिल्पकार क्या कर रहा है, ये सब नहीं पता चल पाता था अभिलेखों से। अब ऐसा नहीं है कि किसी किसान ने हो सकता है बनवाया ना हो। अब मैंने आपको बोला कि अमीर लोग जो थे वो भी अभिलेखों को बनवाया करते थे। तो जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे होते थे या पावरफुल पोजीशन पे पहुंच जाते थे, तो वही लोग अभिलेखों को लिखवाते थे। जो वो लिखवाते थे वो उनका नज़रिया होता था, सामने वाला उनके बारे में क्या सोचता है ये नहीं पता चल पाता था, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है वो भी नहीं पता चल पाता था, क्योंकि बेसिकली उन लोगों की अचीवमेंट्स उसमें लिखी जाती थी। जो भी अमीर लोग, राजा लोग वगैरह थे, नॉर्मल लोगों के बारे में उनमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जाता था। अनेक अभिलेख जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे, जो अभी उपलब्ध है, वह संभवतः अभिलेखों के अंश मात्र। अब देखो, अभिलेख तो इतने सारे रहे होंगे, लेकिन जो बहुत सारे अभिलेख तो टूट फूट गए होंगे, जो हमें मिले हैं वो बहुत थोड़े से हैं, बहुत ज़्यादा कम है वो। तो एक टाइप से आप बोल सकते हो समुंदर में से आप थोड़े से एक कटोरा पानी ले लिया है आपने, और आप उससे जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हो। और ज़रूरी नहीं है कि जिसे आज राजनीतिक व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता हो वो उस टाइम भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता हो और उसे लिखा गया हो अभिलेख में। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसे हम आज इम्पोर्टेंट मानते हैं वो उस टाइम पे भी इम्पोर्टेंट माना जाता हो और इसे कोई लिखता हो। तो मैंने आपको बताया कि ये जो आपका चैप्टर था इसमें बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगेन मैं आपको वन मार्कर के बारे में बताऊं तो वन मार्कर तो किसी भी चैप्टर में भर भर के बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस चैप्टर में भी भर भर के वन मार्कर बनते हैं। बाकी इसमें मगध के शक्तिशाली होने के कारण, उपज बढ़ाने के तरीके, और परिवर्तनकारी काल, और ये जो अभिलेखों के बारे में जो एट्थ यूनिट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं इस चैप्टर के, जो आपको बहुत अच्छे से समझने थे और बहुत ज़्यादा इन पे ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए ये भी बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।